नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मेरे साथ मेरा नाम है आदित्य झा और आपको मैं लिए चलता हूं आज की खास पेशकश की ओर। सियासत हो रही भारी और बता दें ईडी की छापेमारी, सबसे बड़े मुद्दे पर आज हम यही बात करने वाले हैं। पिछली गहलोत सरकार में परिवहन और उद्योग विभाग के मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास के जयपुर निवास पर ईडी ने मंगलवार सुबह से देर शाम तक ईडी की छापेमारी जो है की है वो जारी रही। रेड के दौरान और उसके बाद भी खाचरियावास मीडिया और निवास के बाहर हंगामा करते समर्थकों को संबोधित करते नजर आए। छापेमारी खत्म तक ईडी टीम वापस लौटी तो खाचरियावास ने कहा कि ईडी को मेरे घर से कुछ भी छापे में नहीं मिला है, ना कोई नोट मिला है, ना ही कोई कागज मिली है। खाचरियावास ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने ईडी के ये कार्रवाई देश में महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने पर उनके खिलाफ करवाई है। उन्होंने अपने घर के बाहर हंगामा कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों को शांत रहने की अपील की। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व सीएम रहे स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत के भतीजे खाचरियावास के निवास पर ईडी की रेड से भी सियासत गर्मा गई है। ईडी ने करीब 12 घंटों तक उनका पूरा घर खंगाला। खाचरियावास से पूछताछ भी की गई। करीब 48,000 करोड़ के PACL चिटफंड घोटाले के मामले में संदेह के आधार पर रिसर्च ऑपरेशन चला। खाचरियावास के घर पर ईडी की दूसरी बार यह रेड थी। पहले भी हम आपको बता दें, रॉबर्ट वाड्रा को पश्चिमी राजस्थान में जमीनें दिलवाने के एक मामले में खाचरियावास के भाई करण सिंह और प्रताप सिंह की भूमिका को लेकर ईडी ने छापेमारी की, पूछताछ की थी। खाचरियावास ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, जो डर गया समझो मर गया। मेरे नेता राहुल गांधी को ही ईडी जब पूछताछ के लिए बुला सकती है, फिर मैं तो एक कार्यकर्ता हूं, लेकिन डरना नहीं, संघर्ष करना खाचरियावास का नाम है। आपको हम बता दें कि PACL नाम की कंपनी पर देश भर के करीब 5.85 करोड़ निवेशकों से करीब 49,100 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप है। अकेले राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में ही 28 लाख लोगों ने 2,850 करोड़ रुपए का निवेश किया था और इसके अलावा पंजाब, हरियाणा सहित 10 से ज्यादा राज्यों में भी निवेश हुए थे। सेबी ने भी PACL कंपनी की स्कीमों को अवैध मानते हुए 22 अगस्त 2014 से PACL कंपनी के सभी कार्यों पर रोक लगा रखी थी। कंपनी ने कथित रूप से रियल एस्टेट में निवेश कराने के नाम पर मोटा पैसा बनाया था। इसी मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस के राष्ट्रपति महासचिव सचिन पायलट ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर राजनीतिक बदले के लिए केंद्रीय एजेंसी ईडी का गलत इस्तेमाल करने और राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस नेताओं को टारगेट करने के आरोप लगाए। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा है कि खाचरियावास जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं वे निराधार हैं। स्वतंत्र एजेंसियां होती हैं, अगर कुछ होगा तो सामने आ जाएगा, नहीं होगा तो सामने नहीं आएगा। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि भाजपा सरकार में किसी को टारगेट कर या वैमनस्यता से कोई काम नहीं होता है। ईडी स्वास्थ्य जो है जांच एजेंसी है जो कानून के अनुसार अपना काम करती है, वो स्वतंत्र है। इस पर बीजेपी सरकार या डबल इंजन सरकार का कोई विशेष आग्रह या दबाव नहीं होता है। लेकिन खाचरियावास का यह कहना है कि हमारी सरकार आएगी तो हम भी ऐसा काम करेंगे। यह कथन न्यायिक व्यवस्था और एक जनप्रतिनिधि के हिसाब से ठीक नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा में आज ईडी की छापेमारी, सियासत हो रही है भारी, विषय पर चर्चा करेंगे। ये जो जितनी कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने ये साबित कर दिया है कि जो भी उनके खिलाफ बोलेगा, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगा, देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के खिलाफ बोलेगा, उन कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। ईडी का एक ही काम रह गया, आज तक बीजेपी के एक नेता को सम्मान तक नहीं दिया। आप बताओ, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए उनकी कार्रवाई सबकी बंद हो गई। जो डर गया वो मर गया। डरना प्रताप सिंह का नाम नहीं है, प्रताप का नाम है संघर्ष। आप जानते हैं मेरे यहाँ पे घर की कार्रवाई में इनको सर्च में कुछ भी नहीं मिला। एक कागज ये लेकर नहीं गए, 1 रुपया लेकर नहीं गए, क्योंकि रुपए इनको मिले ही नहीं। आप मुझे बताइए, जब रुपया और कागज इनको नहीं मिला, आप हमको वैसे ही बुला लेते। आपको मेरे घर पे आके सर्च करके इतना तमाशा दिखा के क्या साबित करना चाहते हो? जो ये इन्होंने जो हरकत की है वो हरकत गलत है और मैं ये मानता हूं इस तरह की हरकत का लोकतंत्र में हमारा विरोध हमेशा जारी रहेगा। इतना मैं कह सकता हूं कि अब टकराव सीधे होगा बीजेपी की सरकार से। देखो, मुझे पता नहीं है उनके ईडी की कार्रवाई हो रही है, लेकिन अगर हो रही होगी और वो जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो वो आरोप तो निराधार है। वो स्वतंत्र एजेंसियां होती है,
अगर कोई होगा तो सामने आ जाएगा, नहीं होगा तो सामने आ जाएगा। इसमें कोई इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं है, और मुझे इस मामले में कोई ज़्यादा पता भी नहीं है। देखिए, भाजपा सरकार में किसी को टारगेट कर या वैमनस्यता से कोई काम नहीं होता है। ईडी है या अन्य स्वयंशासित संस्था है, किसी भी व्यक्ति, विभाग, कर्मचारी, आयोग के पास अगर जाती है तो कानून के अनुसार वो अपना कार्य करती है, वो स्वतंत्र है। इस पर न बीजेपी का न डबल इंजन की सरकार का कोई विशेष आग्रह होता है, न कोई दबाव होता है। मेरा ऐसा मानना है कि आदरणीय पूर्व मंत्री प्रताप सिंह जी के आवास पर या अन्य किसी ठिकानों पर आपके मार्फत मिली जानकारी के अनुसार ईडी पहुंची है, तो ईडी वाले अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे। माननीय प्रताप सिंह जी को अपना पक्ष रखने, अपनी बात कहने का अधिकार प्राप्त है, पर उनका ये कहना कि हमारी सरकार आएगी तो हम भी ऐसा ही कार्य करेंगे, ये कथन एक न्यायिक व्यवस्था में ठीक नहीं है, एक जनप्रतिनिधि का व्यवहार के दृष्टि से भी ठीक नहीं है। जी हाँ, तो जैसे ईडी का कहना है कि जो कानून के अनुसार अपना काम करती है वो है ईडी, वो स्वतंत्र है, इस पर बीजेपी सरकार या डबल सरकार का कोई दबाव नहीं होता है, कोई विशेष आग्रह भी नहीं होता है। लेकिन जैसा हमने आपको बताया, खाचरियावास का यह कहना है कि हमारी सरकार आएगी तो हम भी ऐसा काम करेंगे। ये कथन न्यायिक व्यवस्था और जनप्रतिनिधि के हिसाब से ठीक नहीं है। हमारे साथ इसी पर हमारे कुछ तमाम गेस्ट जुड़ गए हैं जिनसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जिनसे हम एक डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ कृष्ण कुमार जानू जी हैं, ये बीजेपी स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ सीबी यादव जी हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ आशीष चंद्रा सिंह जी हैं, रिटायर्ड डेप्यूटी लीगल एडवाइजर हैं ईडी हेड ऑफिस। और पीयूष भारद्वाज जी हैं, एडवोकेट हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम एनडीटीवी राजस्थान पर। सबसे पहले सर आशीष जी, मैं आपके पास चलना चाहूंगा। आप रिटायर्ड डेप्यूटी लीगल एडवाइजर ईडी हेड ऑफिस में। सर, ये बात जो हमेशा सामने आती है आशीष जी कि ईडी के छापेमारी तभी होती है अगर कोई भी सरकार रहे, उसका कहीं ना कहीं दबाव होता है। वहीं ईडी ये कहती है कि हम स्वतंत्र हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं। इस पर आपका आकलन, आपका टेक क्या है? देखिए, ऐसा है, 1 जुलाई 2005 से एक नया कानून प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ईडी को दिया गया कि इसका कि आप इम्प्लीमेंटेशन करें। पीएमएलए में एक विधान दिया गया है कि जब कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस कारित होगा और उसमें धन उपार्जन होगा, तो ऐसे में ईडी का दायित्व बनता है कि उस अपराध में मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर करके ये साक्ष्य कलेक्ट करें कि कितना धन इसने उपार्जित किया, उस धन का किस तरह से इसने शोधन किया। तो मेरा ये मानना है कि जो आज आप अभी बता रहे थे जी कि ये मिस्टर खाचरियावास के यहाँ जो ईडी की रेड हुई, 12 घंटों तक ईडी की रेड चली। जी, तो जो रेड हुई, तो रेड पहला एक्शन है ईडी का। अच्छा, उस रेड में क्या होता है, धारा 17 के अंतर्गत, पीएमएलए के अंतर्गत रेड डाली जाती है, सर्च किया जाता है। और सर्च में अगर कोई चल संपत्ति जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, उसको जब्त किया जाता है। बट आशीष जी, खाचरियावास साहब का कहना था कि मुझे पहले से कोई जानकारी नहीं थी इसकी, मुझे नहीं बताया गया। तो बताते भी नहीं है, बताना चाहिए भी नहीं। अगर बता देंगे मतलब तो आप कह रहे हैं कि ईडी कभी नहीं बताती है जाने से पहले। अच्छा, ओके ना, कोई बताने की जरूरत नहीं, ये सीक्रेट ऑपरेशन होता है। अगर बता देंगे तो अभियुक्त जो है सारा सामान ही हटा देगा वहां से, तो सारी फिजल आउट हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, फिजल आउट हो जाएगी। बिल्कुल, आते हैं आपके पास सर। बिल्कुल, आपने एक बहुत हाईलाइटिंग पॉइंट कहा है कि खाचरियावास साहब ये कह रहे हैं कि मुझे तो बताया नहीं गया, तो आप कह रहे हैं इसमें बताते भी नहीं है, इसको बड़ा हश तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। डॉक्टर सीबी यादव हमारे साथ बहुत सीक्रेट वे में, जी, सीक्रेसी मेंटेन की जाती है। आता हूं सर आपके पास, डॉक्टर सीबी यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है। सर, जरा आपसे मैं जानना चाहता हूं कि देखिए ईडी की छापेमारी पड़ी, ठीक है, आप इस पर सफाई क्या देंगे? ईडी की छापेमारी खाचरियावास के घर पर क्यों आई? कोई तो रीजन रहा होगा ना सर। आपकी पार्टी के नेता खिलाफ लगे आरोपों की क्या सच्चाई है? चिट फंड घोटाले में क्या भूमिका है खाचरियावास की? और इस भूमिका को संदिग्ध बताने वाले आरोपों पर आप क्या कहेंगे सर? क्योंकि इस पीएसीएल के मुद्दे पे 2014 से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ कांग्रेस के साथ होने से, इसलिए मैं इसको जानता हूँ पूरा।
पहली चीज होती है कि ईडी का कार्रवाई का मतलब होता है कि कोई सच्चा कांग्रेस कार्यकर्ता है, ये सर्टिफिकेट है अगर किसी पे ईडी की कार्रवाई होती है आज, क्योंकि आज सर्टिफिकेट का प्रमाण यही है आज का जो शासन है उसके भीतर। आप कन्विंसन रेट देखिए जो जानू जी आप बोलिएगा ना, मतलब जैसे मान लीजिए मेरे पे कार्रवाई होगी तो पक्का है कि मैं पक्का कांग्रेसी हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी से डरता नहीं हूँ, लड़ता हूँ। ये सर्टिफिकेट है। पिछले 203 केसेज में सिर्फ 2 केस में कन्वेंशन हुआ है, 1% भी कन्वेंशन रेट नहीं है। तो ये तो ईडी तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से संगठन है जो मतलब अलग अलग तरह से काम करता है। लेकिन ये फोटो देखिए ना, ये देखिए ना, मैं पीएसीएल का मैटर समझाता हूँ। 1983 में रजिस्टर्ड कंपनी है ये। निर्मल सिंह भंगू इसके डायरेक्टर जो थे, इसको खड़ा किया था, और इसके प्रमोटर, इसके लीगल एडवाइजर थे अरुण जेटली जी। और इसके प्रमोटर देखिए नहीं है, ये देखो कौन कौन है। आप कौन कौन सॉरी ये देखिए कौन दिख रहे हैं। राजनाथ सिंह जी, पीयूष गोयल, इनके अरुण जेटली। नहीं सर, मैं आपसे बेसिक सवाल ये कर रहा हूं सर, मुझे लगता है कि हम मुद्दे से कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। आप पक्के कांग्रेसी हैं सर, बिल्कुल मैं समझ रहा हूं आपकी बात, लेकिन सर एक बात बताइए, फिर खाचरियावास के घर के बाहर हंगामा क्यों किया गया? जांच एजेंसी को जांच करते समय शक्ति प्रदर्शन क्यों दिखाया गया सर? अब थोड़ा यहाँ आओ, उससे पहले थोड़ा इतिहास। तो ये 2014 में कंपनी बंद की गई थी पीएसीएल। खाचरियावास पीएसीएल कंपनी का ना कोई डायरेक्टर है, ना कोई इसका निवेशक है, ना कोई और चीज है। खाचरियावास की एक कंपनी थी जो ये पीएसीएल कंपनी जमीनों में इन्वेस्ट करती थी, उसके भीतर एक मीडिएटर का रोल अदा किया है। आप इसे समझिए, ये उस कंपनी का कोई हिस्सा नहीं है। पीएसीएल कंपनी का अगर कोई हिस्सा है तो राजनाथ सिंह जी है, अरुण जेटली जी है। नहीं जाएगी ना ईडी कहां जाएगी? ईडी वहां जाएगी जहां कभी विशेष परिस्थिति। चलिए आप ही के उत्तर पर मैं एक सवाल लेता हूं। कृष्ण कुमार जानू जी हमारे साथ, बीजेपी स्पोक्स पर्सन। सर आप सीबी यादव जी को सुन रहे थे, उन्हीं के उत्तर पर एक सवाल सर ये बनता है कि कांग्रेस का आरोप है कि ईडी की यह कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की गई। खाचरियावास और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा का आरोप है कि जो भ्रष्टाचारी नेता भाजपा में शामिल हो जाते हैं उसके बाद वो भ्रष्टाचारी नेता नहीं रहते हैं, सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो कांग्रेस नेताओं को बीजेपी का विरोध करने पर राजनीतिक रूप से बदलने की भावना का शिकार बनाया जा रहा है। इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे सर? आदित्य जी, ईडी ने जितने प्रकरण दर्ज किए हैं उसमें से एक उत्तर इन्होंने दिया कि 2-3 में कार्रवाई हुई है, बाकी की जांच जारी है। ईडी को सीबीआई जांच के बाद ये प्रकरण कब मिला, और इसमें ईडी ने संकेतात्मक बताया है कि 30 करोड़ के लगभग का निवेश खाचरियावास जी का है, और राजस्थान का 2850 करोड़ से अधिक निवेश था। 28 लाख से अधिक लोग राजस्थान के प्रभावित हैं। और ये जो ईडी ने छापेमारी की है, ये सीबी यादव जी के और मेरे और आपके घर पे क्यों नहीं की, खाचरियावास जी के घर पे ही क्यों गई? कोई तो सबूत मिला होगा, वही बड़ा क्वेश्चन कोई तो तथ्य होगा जी। संस्थाओं पर संदेह खड़ा करके कांग्रेस जो अपने नेताओं को कवर फायर दे रही है। 15 लोग ईडी की जांच करने आए, 1500 लोगों को घर के बाहर खड़ा करके नारे लगवाए। ये कांग्रेस का कवर फायर नहीं है अपने नेताओं को, तो और क्या है? जांच एजेंसियों को कटघरे में खड़े करने से अच्छा है कि जिन्होंने गड़बड़ की है उनको सजा मिलेगी। ईडी किसी निर्दोष को हाथ नहीं लगाएगी और किसी दोषी को नहीं छोड़ेगी, यह सुनिश्चित है। अब कांग्रेस आरोप लगाए। कृष्ण जी जरा आपसे यह भी पूछ लें, मेरे मन में एक सवाल यह आ रहा है कि कांग्रेस की इसमें भूमिका कितनी थी? क्या आपके राय में कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार में शामिल हैं, और अगर शामिल हैं तो किस हद तक, किस लेवल तक, और क्या यह कार्रवाई आने वाले समय में और भी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ हो सकती है सर? आदित्य जी, अभी तो जो सीबीआई से केस ईडी के पास आया और उसके बाद की जांच की प्रक्रिया का पहला चरण हुआ है। ईडी की जो प्रक्रिया है वो सबूतों के आधार पर चलती है, और ईडी खुद सबूत जुटाती है और उस सारे काम में लगी है। हाँ, गति धीमी हो सकती है लेकिन दोषी बचेंगे नहीं, ये तय है। दूसरी बात, ईडी ने ये जो छापा मारा, इसमें जो बयान 2 भाइयों के आए हैं, प्रताप सिंह जी का बयान अलग है और उनके भाई साहब का बयान अलग है। कौन सा सच है, कौन सा झूठ है? कांग्रेस किसको कवर फायर दे रही है? कांग्रेस का ऐसा कौन सा नेता है जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप हो और कांग्रेस ने कवर फायर नहीं दिया हो? जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर थे और उनकी जमानत रद्द होने की स्थिति थी, तो कांग्रेस ने देश भर में आंदोलन किया था।
कांग्रेस भ्रष्टाचार के संरक्षण में खड़ी होने वाली पार्टी बनकर रह गई। ईडी का निर्माण कांग्रेस ने किया, ईडी पर ही कांग्रेस संदेह कर रही है। ईडी का जो वर्किंग स्टाइल है, उसका वर्किंग कोड ऑफ कंडक्ट किसने डिजाइन किया था? और आज कांग्रेस क्यों डर रही है? क्योंकि उसके नेताओं ने जो गड़बड़ की है, अब वो धीरे धीरे सामने आ रही है। ये जो ट्वीट है ना, जूली जी का, डोटासरा जी का, गहलोत जी का, ये सारे के सारे अपने नेता को कवर फायर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए ठीक है सर, आता हूं आपके पास। पीयूष भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आता हूं आपके पास सर। करना चाहता हूं जी नहीं, आता हूं सर आपके पास। छोटा सा काउंटर कर। अच्छा, आप काउंटर करें। एक काउंटर कर दूं। कृष्ण कुमार जानू जी, चैलेंज देता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर दीजिए, 10 दिन में ईडी नहीं आ जाए। आप करके देखिएगा, ये तो सीधा सीधा दिखता है। और दूसरा, बस सिंपल बता रहा हूं, 2016 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया हुआ, ये मैटर सेबी के अंदर, ईडी का मैटर ही नहीं है। मैं इसका इतना अध्ययन कर चुका हूं कि आप अगर पीएससीएल डालोगे तो सीबी यादव के नाम से इतने चलिए सर, पीएसएल की आपने बात की, पीएससीएल की आपने बात की, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा सर। हमारे साथ पीयूष भारद्वाज जुड़े हुए हैं, आता हूं आपके पास। पीयूष जी, पीएससीएल चिटफंड घोटाला कितना बड़ा है? नंबर 1 सवाल। चिटफंड घोटाले की जांच, आपकी राय में चिटफंड घोटाले की जब जांच होगी, कितनी जरूरी है ये? नंबर 2 सवाल। और क्या राजनेता घोटाले में शामिल हैं? क्या ईडी की कार्रवाई से पीड़ितों को न्याय मिल सकता है सर? उम्मीद है? नंबर 3 सवाल। आदित्य जी, बिफोर प्रोसीडिंग एनीवेज, वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड। 2015 में ना सिर्फ इस मामले का संज्ञान माननीय उच्चतम न्यायालय ने लिया, उन्होंने रिटायर्ड जस्टिस लोढ़ा के अंडर एक कमेटी फॉर्म करी टू इंक्वायर इनटू द मैटर, जिसने 2019 के अंदर अपनी प्रॉपर रिपोर्ट देके ये बताया कि अराउंड जो 50,000 करोड़ का जो स्कैम है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों से ज्यादा लोग प्रभावित थे, ये कंक्लूसिव रिपोर्ट है जो कि एक रिटायर्ड जस्टिस ने एक उच्चतम न्यायालय के आदेशों के ऊपर संकलन करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत करी। तो ये प्रश्न कि ये इलीगल था या नहीं था, आई बिलीव स्टैंड्स आंसर्ड। द सेकंड क्वेश्चन इज, इसके अंदर इरेगुलरिटी थी, इसीलिए 2018-19 के अंदर इवन सेबी जम्प्ड इनटू द मैटर फॉर द पर्पसेस ऑफ रिकवरी। राइट। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके अंदर ऑलमोस्ट 800 करोड़ की रिकवरी जो है वो ऑन अकाउंट्स ऑफ सेबी निवेशकों की करवाई गई है। अब प्रश्न ये आता है कि एक रिकवरी और एक क्राइम एक अलग सिनेरियो है, लेकिन उस क्राइम के दायरे में जो प्रोसीड्स हैं वो कैसे मूव करे, कहां मूव करे, किन किन के नाम थे, कौन बेनिफिशियरी था। पीएमएलए का जो मैंडेट है मनी लॉन्ड्रिंग का, वो जिस से कनेक्ट करेगा। ईडी बीइंग अ बॉडी ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज ऑल द राइट to issue notices under the statutory provisions, and to create or put up a raid on, the residence, the offices, or the address, any addresses of the accused persons. No, but that is the question. When they find something, then only they can go for the raid, ना? जब उनको लगे कुछ, तब ना जाएंगे। ऐसे तो आपके और हमारे घर पे नहीं चले जाएंगे। आदित्य जी, and it is for that reason that it is called a preliminary inquiry. Reasons to believe. एक सर छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे माफी के साथ, आपकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है सर, लेकिन जितने हमारे दर्शक हैं वो बहुत समझेंगे अंग्रेजी को, लेकिन सर अगर आप हिंदी पे आ जाएं तो हमारे दर्शक और अच्छे समझेंगे। आदित्य जी, जैसा कि आशीष जी ने कहा, बहुत सही तरीके से उन्होंने इसकी तरफ जो है वो पॉइंट आउट किया कि अगर आप संदिग्ध को या अभियुक्त को पहले से ही जानकारी दे देंगे तो फिर तो रेड करने के लिए या इन्वेस्टिगेशन कैरी करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसी वजह से कानून में इसको प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कहा गया है। जो रिपोर्ट होती है वो सबमिट होती है, आगे इसमें वारंट का भी प्रावधान है, इसमें अरेस्ट का भी प्रावधान है। इसके अंदर पीयूष जी, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू पीयूष जी। एक मेरे मन में क्वेश्चन है कि जैसे खाचरियावास साहब कह रहे हैं कि भाई 12 घंटे रेड चली, इसमें कुछ नहीं निकल के आया, तो क्या सच में कुछ नहीं निकल के आया या नहीं? ये जब पूरा डिस्कशन होगा, एक सब लोग साथ में बैठेंगे, तब पता चलेगा क्या निकल के आया, क्या निकल के नहीं सामने आया। आदित्य, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पब्लिक डोमेन के अंदर लोग कंफ्यूज करने के लिए ऐसी बात कर देते हैं। आप समझिए कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की रिपोर्ट जब तक इन्वेस्टिगेशन का या चार्जशीट का पार्ट नहीं बनती, सही बात, या उसके ऊपर एक्ट अपॉन नहीं होता, उसके ऊपर कौन है या कौन सी ऐसी अथॉरिटी है, फॉर दैट मैटर सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन के अंदर तो माननीय उच्चतम न्यायालय भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो मैं दोनों ही पक्षों के लिए कहूंगा कि
गिल्टी है या नहीं है, दिस क्वेश्चन इज स्टिल पेंडिंग। ये क्वेश्चन अभी पेंडिंग है और इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। उसमें अगर आपको अभियुक्त की तरफ देखा गया है या अगर एक आरोपी की तरह देखा गया है तो हो सकता है आपके खिलाफ मटेरियल मिले तो ईडी आगे प्रोसीड भी करे विद द प्रोसेस ऑफ अरेस्ट, विद द प्रोसेसेस ऑफ वारंट, विद द प्रोसेसेस ऑफ स्टेटमेंट। अच्छा, इन सारी चीजों का जो पूरा आंकलन है या जो पूरा जो इसकी विधि है वो पीएमएलए एक्ट के अंदर निर्धारित है। ये ऑफिसर्स बाध्य हैं उस एक्ट के मैंडेट को फॉलो करने के लिए, और चाहे ये कितना भी कन्वीनियंस से ये स्टेटमेंट दे दी जाए पब्लिक के आगे, पर मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि अगर कोई भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का वायलेशन हो तो द कोर्ट टेक्स द स्ट्रिक्टेस्ट व्यू, बहुत कड़ी नजर से कोर्ट इस चीज को लेती है। तो आई कैन एश्योर यू वन थिंग, जो भी कार्रवाई हो रही है वो लीगल मशीनरी के अंतर्गत है, लॉफुल है, ऑन कानून में एक्सप्रेशन होता है ड्यू रीजन टू बिलीव। अगर सर एक बात बताइए, एक मुझे बात बताइए सर, आपकी राय में मुझे आपसे जानना है सर कि पीड़ितों के अधिकार की रक्षा कैसे की जा सकती है? क्या ईडी की कार्रवाई से पीड़ितों को अपने पैसे वापस मिल सकते हैं सर? ये उम्मीद जताई जाती है क्या? और कब तक वो उसका टाइम फ्रेम क्या होगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल। देखिए, आपको इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपको दो मानक समझने होंगे। पहली चीज कि जस्टिस लोढ़ा की रिपोर्ट के बाद जो आपका जो डिसइन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, जो सिस्टमैटिक लोगों को लूटने का जो एक मैकेनिज्म है, वो एक बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट के अंदर सबमिट हुआ। सेबी अगर रिकवरी प्रोसीडिंग कर रही है। पीयूष जी, आता हूं आपके पास। पूर्व डेप्यूटी हमारे साथ ईडी जुड़े हुए हैं, आशीष जी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आप हाथ उठाने कुछ कहना चाहते हैं? जी कहें आशीष जी। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पीड़ित व्यक्ति है, जिनका पैसा इन लोगों ने लूटा है इस फ्रॉड में, धारा 8 की उपधारा 8 है पीएमएलए में, दे आर बेसिकली विक्टिम ऑफ क्राइम। और जब ये संपत्तियां इन लोगों की अटैच हो जाएंगी, जब ये कोर्ट में प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर देंगे, तो वो पीड़ित को अधिकार है कि वो कोर्ट में जाएं और कहें कि ना हमने शेड्यूल्ड ऑफेंस में पार्टिसिपेट किया है, ना हमने ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में पार्टिसिपेट किया है, और हमें वी आर विक्टिम ऑफ क्राइम। उस पे स्पेशल कोर्ट अगर सेटिस्फाई होगी तो प्रो रेटा बेसिस पे उनको संपत्तियां वापस की जाएंगी। नहीं बट सर आशीष सर, पता है आप ही के उत्तर पे एक सवाल ले लो। सबसे बड़ा सवाल यही है कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए सर? देखिए, अब मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ जी, ईडी का काम भ्रष्टाचार निवारण नहीं है। भ्रष्टाचार निवारण के लिए पुलिस है या सीबीआई? नहीं बट सर, क्या लगता है आपको ईडी की कार्रवाई से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी इन फ्यूचर? देखिए, लगाम इस वजह से मैं कह सकता हूं कि यही देश में ऐसा कानून है आज की तारीख में कि जिसमें मुल्जिमान की संपत्ति जब्त की जा सकती है, अदालत में पेश की जाएगी, उसके लिए एक अलग प्रक्रिया है। उसके बाद जो व्यक्ति पीड़ित है वो अदालत में दरखास्त देगा, और दरखास्त से अगर वो सेटिस्फाई कर देता है कि हाँ मैं विक्टिम ऑफ क्राइम हूँ, तो वो संपत्ति उसको वापस की जाएगी। अभी आपने सुना होगा कि ईडी ने 13,000 करोड़ रुपए स्टेट बैंक के वापस कराए विजय माल्या के केस जी। तो ये इसके अलावा और कोई कानून नहीं है, क्योंकि पुलिस अटैच नहीं कर सकती। अब नए जो बीएनएसएस आया उसमें उसकी बात अलग है, ये सारे पुराने वो आईपीसी के ऑफेंसेस हैं। तो यहाँ पे पीएमएलए में उन व्यक्तियों का कि जो बेचारे जिनके खिलाफ अपराध किया गया, जिनको विक्टिम बनाया गया, जिनसे पैसे वसूले गए, उन बेचारों को न्याय केवल ईडी के। सर हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बचा है, आपसे एक क्वेश्चन ले लूंगा सर। छापेमारी खत्म होने के बाद जब ईडी टीम वापस लौटी तो खाचरियावास ने कहा कि ईडी को मेरे घर में कुछ नहीं मिला। छापेमारी 12 घंटे तक चली लेकिन कुछ मिला नहीं, ना नोट मिला, ना कुछ मिला, ना कागज मिले। आपके जहन में कितना सही है? देखिए, ये गलत, क्योंकि सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी ही मिलने पे नहीं केस बनता है। दस्तावेज अगर मिल जाएंगे जिसका कि आकलन
इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब अपने ऑफिस जाएगा जी। उसके बाद पढ़ेगा, समझेगा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो ठीक किए होंगे, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि अपराध बन रहा है या नहीं बन रहा है, या उनको वो उस व्यक्ति को जिसके यहाँ रेड की गई है उसको बुला के सम्मान करके उसको एग्जामिन करना पड़ेगा, तब ये निर्धारित होगा। तब ये निर्धारित होगा। अभी कुछ कहना बहुत ही जल्दबाजी हो जाएगा सर, बहुत जल्दबाजी हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सर आपका और हमारे तमाम गेस्ट का। कृष्ण कुमार जानू जी हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर सीबी यादव हमारे साथ जुड़े, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन आशीष चंद्रा जी जुड़े, रिटायर्ड डेप्यूटी लीगल एडवाइजर, और पीयूष भारद्वाज जी एडवोकेट हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का। और आप जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे इस पूरे खास पेशकश को देखने के लिए, आपने भी समझा, आपने भी जाना, आपने भी अपना आकलन किया होगा। तो आज इस सबसे बड़े मुद्दे में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है। देखते रहना NDTV राजस्थान। बहुत बहुत नमस्कार।